Hi, good morning everyone. Welcome to the रोज पे एजुकेशन यूपीएससी। आज हम 13 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर एनालिसिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज़ विच स्टेट्स दैट न्यू बेंचमार्क्स फॉर स्ट्रेटेजिक टाइज फॉरेन सेक्रेटरी ऑन पीएम्स फ्रांस विजिट। तो ये जो कल की न्यूज़ में भी था और आज भी चल रहा है कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप्स के बारे में। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फ्रांस ने एक बेस्टिल डे परेड जो हमने कल डिस्कस की थी उसके लिए इनको आमंत्रित किया है। तो इससे क्या अपना व्हाट इफेक्ट्स इट्स गोना हैपन ऑन द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो सबसे पहले लेट्स गो बैक टू द टाइमलाइन। इंडिया और फ्रांस जो है इनके जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी वो 1998 में शुरू हो गई थी with defense and security cooperation, space cooperation and civil nuclear cooperation being its pillars। जो हमारा पोखरन टेस्ट हुआ था 1998 में, फ्रांस जो था वो बहुत ऐसी कम वेस्टर्न कंट्रीज़ में था जिन्होंने इंडिया को उस टाइम पे कंडेम नहीं किया था। और ये फ्रांस जो है हमेशा इंडिया को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसके लिए सपोर्ट करता रहता है। इसके अलावा भी फ्रांस की सपोर्ट हमें हमेशा मिलती रही है। अगर हम बात करें इंडियाज़ असेशन टू दी MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, वासेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसके अलावा भी इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सेशन के लिए सपोर्ट करता रहता है। एंड जब भी इंडिया ने पाकिस्तानी किसी भी टेररिस्ट को UNSC के 1267 सैंक्शन कमेटी में डालने की बात करी है तो फ्रांस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। नाउ जो प्रेजेंट विजिट है मिस्टर मोदी की उसमें अराउंड 90,000 के आसपास इनका बायलिटरल ट्रेड जो है दैट इज़ गोना हैपन, जिसमें सबमरीन्स भी हैं, जिसमें फाइटर जेट्स के इंजन भी हैं और अदर एस्पेक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो PM मोदी जो है ही इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया जो बेस्टिल डे परेड जो है उसके उसमें जाएंगे। तो बेस्टिल डे परेड 14 जुलाई को मॉर्निंग में पेरिस में होती है हर साल। ये 1880 में शुरू हुई थी ये वाली, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशनशिप्स हैं और करंटली क्या चल रहा है उसको लेके। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्सन है, उनका नाम है मिलान कुंदेरा। जो मिलान कुंदेरा है ये कौन है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये है कौन, इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी एक बुक है। नाम से तो ये इंडियन लगते हैं लेकिन इनकी जो बुक है वो काफ़ी फेमस है। उसका नाम है द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ द बीइंग। ये 1984 की बुक है। अब मिलान कुंदेरा जो है ये एक्चुअली एक चेक रिपब्लिक के ओरिजिन के इंसान हैं, बट जो है ये फ्रेंच नॉवलिस्ट माने जाते हैं। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये इनकी बुक का नाम मेंशन था तो आई थॉट कि ये आपको एक बार मैं इसको पढ़ा दूं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। कभी भी अगर फिगर हो तो हम जो है उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। अभी नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जिसका हेडिंग्स है कि दी आफ्टर रेन वाटर कम्स टैप वाटर क्राइसिस। इसमें क्या है? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो फ्लड्स होते हैं वो तो पानी के साथ आते हैं, लेकिन फ्लड आने से क्या ऐसा है कि जो वाटर का क्राइसिस शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम इंडिया के वाटर स्ट्रेस की बात करते हैं। इंडिया जो है वो ग्राउंड वाटर का लार्जेस्ट यूज़र है पूरी दुनिया में, और इंडिया का जो वाटर टेबल है वो हर साल 0.4 मीटर नेशनली डिक्रीज़ होता जा रहा है। और बिहार का जो वाटर टेबल है वो कई फुट जो है वो ऑफ लेटली ऑलरेडी डिप्लीट हो चुका है। और जो सरफेस वाटर है 70% ऑफ द सरफेस वाटर वो इरीगेशन में वेस्ट हो, मोस्टली वो इरीगेशन में वेस्ट हो जाता है। अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून है इंडिया में। ये सारे कारण जो है वाटर स्ट्रेस को इसमें ऐड करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्यों होता है ये? जैसे सब्सिडीज़ दे रही है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए फार्मर्स को, तो फार्मर जो है वो खुल के वो दे आर नॉट यूजिंग दी इरीगेशन कनाल वाटर्स, या फिर जो छोटे छोटे चोस बना देते हैं इरीगेशन पर्पसेस के लिए। नाउ दे आर नॉट डूइंग इट। उनको सिर्फ ट्यूबवेल का वाटर यूज़ करना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है और ग्राउंड वाटर उनको निकाल के यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वाटर स्ट्रेस को इंडिया में बहुत बढ़ा रही हैं। पॉलिसी इश्यूज़ जो हैं वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब तक इन सिंक काम नहीं करेंगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉलिसी इश्यूज़ तो हमेशा रहेंगे। मेंटेनेंस जो है वो बहुत पुअर है। इसमें
बहुत ज़्यादा गैप है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड में और उनकी जो मेंटेनेंस करते हैं उन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। ओके, तो होता क्या है कि जब फ्लड्स आते हैं तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। तो जो पाइप लेट डाउन है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, वो बड़ी जल्दी जो है टूट जाती हैं और जो वाटर की सप्लाई है वो एरप्ट हो जाती है। तो जैसे वाटर के सोर्सेस हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में वेल्स हैं और अदर ट्यूबवेल्स हैं वो लगे हुए हैं, तो वाटर का जो फ्लड आता है तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तहस नहस हो जाता है। तो उस वजह से भी जब भी फ्लड आता है तो हमेशा जो जो टैप वाटर का क्राइसिस है वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो है प्रॉपरली मेंटेन नहीं है और उसके बाद वो टूट फूट जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। राइट, अभी हम चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या है? देखिए, अगला आर्टिकल जो है वो एमटीपी के बारे में बोलता है। तो एमटीपी क्या है? एमटीपी है पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। हाई कोर्ट जो है उसने अलो किया है टर्मिनेशन ऑफ माइनर रेप विक्टिम्स 25 वीक की प्रेगनेंसी। मतलब कि एक रेप विक्टिम है जिसकी 25 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको हाई कोर्ट ने बोला है कि इसको आप जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है हम सब जानेंगे। इससे पहले हमें ना इसको जो एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, एक्ट 2021 एमटीपी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो प्रेगनेंसी होता क्या है, इसमें क्या है कि सबसे पहले 1971 में एमटीपी एक्ट आया था। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मेडिकल साइंस की जो फील्ड थी उसमें प्रोग्रेस हुई थी, है ना। सेफ़र अबॉर्शन जो थे वो पॉसिबल थे, तो इसलिए ये जो एमटीपी एक्ट 1971 में आया था। ठीक है, इंडिया ने एमटीपी एक्ट 1971 को जो है वो कई बार उसको अमेंड किया है। तो अब जो नया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है उसके हिसाब से कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस हुए हैं? तो वो चेंजेस ये हुए हैं कि अनमैरिड वुमेन जो होती हैं वो भी इसमें भी कवर हैं, जो पहले कवर नहीं थी। ठीक है, और 24 वीक की जो रेप सर्वाइवर्स हैं या फिर 24 वीक से बाद जो सब्सटेंशियल जो फेटल एबनॉर्मेलिटीज़ है वो भी इसमें कवर होती हैं। अगर किसी के फिटल में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और 24 हफ्ते के बाद भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है टर्मिनेशन की, तो वो भी पॉसिबल है। तो पहले क्या होता था, ये 12 हफ्तों तक एक जो आरएमपी डॉक्टर होता है, रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो चाहिए होता था। 20 हफ्तों के लिए 2 चाहिए होते थे। अभी 20 हफ्तों के लिए 1 ही चाहिए, 20 से 24 हफ्तों के लिए 2 आरएमपी डॉक्टर चाहिए और मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए अगर 24 हफ्तों के बाद उसको आपने रिमूव करना है। पहले जो था सिर्फ 1000 तक का फ़ाइन था, लेकिन अभी जो है वो फ़ाइन के साथ साथ 1 साल की इम्प्रिजनमेंट भी है। ठीक है, अभी जो की प्रोविजंस ऑफ एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है उसके जो एक बार हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइसेस, ओपिनियन नीडेड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ओपिनियन ऑफ 1 आरएमपी डॉक्टर जो होता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो गया। ओपिनियन ऑफ 2 आरएमपी डॉक्टर 20 से 24 हफ्तों का जेस्टेशन हो गया। और ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज एसेंशियल फॉर अ प्रेगनेंसी टू बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में अब अगर हम देखें तो नेम एंड द अदर पार्टिकुलर ऑफ अ वुमन whose pregnancy has been terminated shall not be revealed except to a person authorized in any law that is currently in force, right? तो ये जो डेवलपमेंट है इस चीज़ में, इसमें एक और चीज़ हम अचीव कर रहे हैं। वो क्या है? बिकॉज दिस लॉ जो है एमटीपी वाला, इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एंडिंग प्रिवेंटल मैटरनल मोर्टेलिटी टू हेल्प मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1, 3.7 एंड 5.6। जो SDG 3.1 है, इट परटेन्स टू रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, whereas SDG 3.7 and 5.6 pertain to universal access to sexual and reproductive health and rights, right? तो हाई कोर्ट ने अलाउ किया है 25 वीक की प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल बोर्ड जो है इन विच डॉक्टर ने बोला है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी पोसेस ए ग्रेटर रिस्क टू हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ड्यू टू हर टेंडर एज।
तो ये जो एमटीपी में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हाई कोर्ट ने इसको अलो कर दिया है आफ्टर द एडवाइस ऑफ द मेडिकल बोर्ड, राइट। तो ये जो न्यूज़ है एमटीपी के रिलेटेड ही, तो एमटीपी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप सबने काफ़ी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो है इसको रिवाइज़ कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एमटीपी बहुत देर से न्यूज़ में नहीं है। एंड रो वर्सेस वेड की जो जजमेंट आपने सबने पढ़ी होगी, वो यूएसए में जो हुई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तूल मिला था इस बात को। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल है कि घग्गर रिवर में ब्रीच काफ़ी जगह पे हुआ है, ठीक है। घग्गर रिवर में, अगर कल भी हमने बात की थी, घग्गर रिवर में ब्रीच जो है वो शंभू बैरियर के पास हुआ था। फिर दलोती करके एक जगह है रूपनगर ज़िले में, उसके पास जो है इसमें ब्रीच हो गया था। तो सब्सिक्वेंटली आर्मी जो है वो दैट हैव कम इनटू द फोर्स। तो चलो, दिस इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो लेट्स गो बिट डीपर कि घग्गर जो रिवर है इसके बारे में जानते हैं। घग्गर हाकरा रिवर बोलते हैं इसको। ये एक इंटरमिटेंट रिवर है इंडिया और पाकिस्तान की। ये सिर्फ मॉनसून सीजन में जो है फ्लो करती है, ठीक है जी। एक O2 बराज है, ये उससे पहले घग्गर रिवर इसको बोला जाता है। और जब ये O2 बराज से नीचे निकल जाती है तो इसको हाकरा डाउनस्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो फिर एक बराज है थार डेजर्ट में, राइट। प्री हड़प्पन टाइम्स में घग्गर जो थी वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी थी। इट इज़ स्टिल कनेक्टेड टू दी Paleo channel of the Satluj and possibly the Yamuna, which ended in the Nara river, presently a delta channel of the Indus river joining the sea with via Sar Creek area. सर क्रिक जो हमारा गुजरात में है, ठीक है। तो ये घग्गर रिवर के बारे में ये जानकारी। अब जो घग्गर रिवर है, इसके जो बेसिन है उसके दो पार्ट हैं, खद्दर और भांगर। तो भांगर जो है इसका एरिया जो है उसके हायर बैंक्स हैं, दे आर नॉट फ्लडेड इन द रेनी सीजन। जो खद्दर एरिया है, लो फ्लड एरिया जो है वो दैट इज़ फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है। और इसके बाद ये ना जो घग्गर रिवर है ना, ये एक दगशाई विलेज है शिवालिक हिल्स में, हिमाचल में। दगशाई वहाँ से निकलती है 1927 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि 6322 फीट की ऊंचाई से वहाँ से ये ओरिजिनेट हो, दगशाई विलेज से। फिर ये पंजाब और हरियाणा से गुजरती हुई राजस्थान में एंटर कर जाती है, ठीक है। ये सिरसा जो हरियाणा में है उसके साउथ वेस्ट से होती हुई जो है तलवाड़ा लेक है राजस्थान में, वहाँ तक जाती है, ठीक है। O2 जो बराज है वो सिरसा के पास है, ठीक है। O2 बराज जो है वो सिरसा के पास है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया घग्गर रिवर के बारे में। चलो, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं, लेकिन स्टिल अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज़ रिगार्डिंग दी टोमेटो प्राइजेस। आपने देखा होगा आज मार्केट में 350, 400, 500 रुपये किलो टोमेटोस जो है वो बिक रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? टोमेटो एक टाइम पे था, आई मीन मार्च अप्रैल में तो ये 20, 25, 30 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन अभी क्यों? ओके, लेट्स गेट इनटू द कॉज। टोमेटो जो ग्रोअर हैं महाराष्ट्र के, ठीक है, उनकी क्रॉप जो है वो जो है 2 तरह के वायरस ने पकड़ ली है, ठीक है। जो महाराष्ट्र में है उसको पकड़ा है क्यूकम्बर मोसाइक वायरस ने, CMV वायरस। जो कर्नाटका और अदर सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं उनको टोमेटो मोसाइक वायरस ने पकड़ा है, TOMV ने, और उनकी क्रॉप लॉसेस हो गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पिछले 3 साल से, ठीक है ना, उन्होंने जो टमाटो के ग्रोअर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने कंप्लेन की है ड्यू टू दी इंक्रीज इन्फेस्टेशन विद दीज 2 वायरसेस लीडिंग टू अ पार्शियल एंड कंप्लीट क्रॉप लॉस। अब ये होते क्या हैं? जो टोमेटो मोसाइक वायरस है ये बिलोंग करता है एक विर्गा विरिडाए फैमिली से, एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दी टोबैको मोसाइक वायरस। वो टोमेटो है, ये टोबैको है। ये इन्फेक्ट करता है टोमेटो को, टोबैको को, पेपर्स को और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। ये सबसे पहले 1935 में डिटेक्ट हुआ था।
अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इसका ट्रांसमिशन होता है कि जो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं ना, सैपलिंग्स, सीड्स, एग्रीकल्चर टूल्स, ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ये उससे ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा भी ये जो ट्रांसमिशन है इसका, ये कुछ इंसेक्ट वेक्टर्स हैं सच एज थर्प्स बोलते हैं और वाइट फ्लाइज बोलते हैं, ये उनके थ्रू भी जो है फैल जाता है। अब इसका क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट क्या होता है? हम टोमेटो मोज़ाइक वायरस की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि ग्रीन मोटलिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा लगता है जैसे ब्लिस्टर्स हो गए हैं पत्तों के ऊपर। जो लीव्स होते हैं उनमें कर्ल्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो यंगर प्लांट्स होते हैं वो उनमें ड्वार्फ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका कंट्रोल मेजर क्या है? कंट्रोल मेजर में ज़्यादा कुछ नहीं है। The only thing is to emphasize biosafety standards in nurseries and implementing compulsory seed treatment. Also, the farmers should inspect saplings before planting and discard any infected material. Right? अब चलते हैं दूसरे वायरस की तरफ। उसका नाम है CMV वायरस, जिसका नाम है क्यूकम्बर मोज़ाइक वायरस। ये बिलोंग करता है ब्रोमोविरिडाई फैमिली एंड this is one of the most widespread plant viruses. It has a broader host range affecting cucumber, melon, eggplants, tomato, carrot, lettuce, celery, cucurbits and some other ornamental plants. ये 1934 वो 1935 में डिटेक्ट हुआ था टोमेटो वाला। ये क्यूकम्बर वाला 1934 में डिटेक्ट हुआ था। इसका जो ट्रांसमिशन है वो होता है एफिड्स के थ्रू। एफिड्स क्या होते हैं? एफिड्स आर सैप सकिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, जो वायरस को बहुत जल्दी रेप्लिकेट करवा देते हैं। ठीक है, सैप सकिंग होते हैं ये, सैप सकिंग। ठीक है, इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय सीड्स, मैकेनिकल इनोकुलेशन एंड ग्राफ्टिंग। अब इफेक्ट क्या होता है क्रॉप्स के ऊपर? डिस्टॉर्टेड लीव्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड लीव्स प्राइमरीली एट द टॉप एंड द बॉटम वाइल लीविंग द मिडल रिलेटिवली अनअफेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है कि ऊपर और नीचे वाले पत्ते दोनों ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बीच वाले लगभग जो होते हैं कम इफेक्ट होता है उनके ऊपर। क्यूकम्बर में इट कैन कॉज मोज़ाइक लाइक पैटर्न और येलो और ग्रीन स्पॉट्स, आपने कभी देखा होगा, येलो कलर के आ जाते हैं। इसके अलावा ये इट अफेक्ट्स द फ्रूट फॉर्मेशन एंड लीड्स टू स्टंटिंग एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। कंट्रोल मेजर में वही है, एफिड्स को जो है प्रिवेंट करना है, सैप सकिंग्स जो एफिड्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना है बाय यूजिंग क्विक एक्टिंग इंसेक्टिसाइड्स और मिनरल ऑयल्स। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड एफिड माइग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ द वायरस टू दी अदर फील्ड्स। ठीक है, तो अभी इसका जो दोनों वायरस हैं दे हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम दैट इज़ एनकैप्सिडेटेड इन अ रॉड शेप्ड प्रोटीन कोड। ठीक है, तो जो बोथ दी वायरसेस हैं दे एंटर प्लांट सेल्स थ्रू वूंड्स और नेचुरल ओपनिंग एंड रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म। तो काफ़ी मुश्किल होता है इसको रोकना, एक बार अगर घुस जाए तो। दे देन मूव सिस्टमेटिकली थ्रू आउट द प्लांट वाया द phloem, PHLOEM, phloem. Also, both viruses can cause almost 100% crop loss unless properly treated on time. Right? Phloem क्या होता है? Phloem is a complex tissue found in vascular plants responsible for the transport of organic nutrients, primarily sugars, throughout the plant. Right? So ये न्यूज़ में था, इसका प्राइस क्यों ज़्यादा हो रखा है? अब क्या किया गया है इसमें कि FCI जो है, आई थिंक उसको भी इसमें बोला गया है अंदर एंड। अब FCI न्यूज़ में है तो चलो FCI के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ FCI? FCI इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है ये। ठीक है, इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है जी? ओके। FCI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो 1965 में सेटअप हुई थी अंडर द फूड कोऑपरेशन एक्ट 1964। It was established against the backdrop of major shortage of grains, especially wheat. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या हुआ था कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हम CACP बोलते हैं, वो 1965 में क्रिएट कर दिया गया था। किस चीज़ के लिए आपको पता ही है, आपने सबने पढ़ रखा है, फॉर टू रिकमेंड दी रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। ठीक है, जितने भी हम आप MSP की बात करते हैं, CACP वगैरह वही जो है वही रिकमेंड करता है। ठीक है, now it has primary duty to undertake purchases, store, move, transport, distribute and sell food grains and other foodstuffs. ठीक है,
चलो थोड़ा CACP के बारे में पढ़ लेते हैं। CACP इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की ये अटैच्ड ऑफिस है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, अर्ली नेम्ड एज एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965। ठीक है, इट इज़ मैंडेटेड टू रिकमेंड MSP, अब पहले आपको बताया जो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एज ऑफ नाउ जो CACP है ये 23 कमोडिटी का MSP जो है वो रिकमेंड करता है, जिसमें 7 सीरियल्स है, पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले एंड रागी। 5 पल्सेस हैं, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द और लेंटिल। 7 ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसमम, सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइजर सीड। और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिसमें कोपरा है, शुगर केन है, कॉटन है और रॉ जूट है। ठीक है, हम बात कर रहे थे FCI की। अभी FCI को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। FCI का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके 5 जोनल ऑफिस हैं, 25 रीजनल ऑफिस हैं और 170 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं अंडर इट्स कंट्रोल। क्लियर है। तो फार्मर से क्या होता है कि फार्मर जो होता है वो अपनी जो भी उगाता है, तो फार्मर MSP पे अपना वो सामान बेचता है, स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको फेयर प्राइस शॉप्स पे बेच के इस प्रकार से जो इसको सर्कुलेट करते हैं मार्केट में। नाउ FCI के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो सबसे पहले तो वही हो गया जो MSP देना है, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स देना है, टू हेल्प इन ट्रांसफॉर्म द क्राइसिस मैनेजमेंट ओरिएंटेड फूड सिक्योरिटी इनटू द स्टेबल सिक्योरिटी सिस्टम टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food grains to all people at all times so that no one nowhere and at no time should go hungry। ठीक है जी। और क्या करता है ये FCI क्या करता है? इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन बाय मेंटेनिंग जो ऑपरेशनल बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स करता है थ्रू आउट द कंट्री बाय PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और क्या करता है? इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस करता है फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है, आपने बस ये याद रखना है। जब भी फूड सिक्योरिटी की बात हुई तो फूड सिक्योरिटी में आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। 4 चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। क्या क्या है वो? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 4 बेसिक पिलर्स हैं। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी। ये 4 पिलर हैं फूड सिक्योरिटी के। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो जो FCI है ये प्रोक्योरमेंट करती है MSP पे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोक्योरमेंट स्कीम जो 1997-98 में जो थी इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके थ्रू जो ये है स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। द डेजिग्नेटेड स्टेट जो है वो प्रोक्योर एंड स्टोर एंड इशू फूड ग्रेन्स अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ PDS एंड टू एनकरेज प्रोक्योरमेंट इन नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स एज वेल एज टू सेव ऑन ट्रांजिट लॉसेस एंड कॉस्ट। ठीक है, अगेन एक क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न होती है FCI में। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है यूनिफॉर्म क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, उसके हिसाब से ये काम करती है। उसके अलावा FCI जो है इट हैज़ ऑल्सो बीन नॉमिनेटेड एज एन एडिशनल नोडल एजेंसी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, चलो तो ये जो था FCI के बारे में था। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये आपको क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम ये साथ साथ में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा दिमाग में घुस जाएगा। ओके, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 10 सितंबर 2013 को नोटिफाई हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइजेस टू पीपल टू लिव विद अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। अब इसमें देखो वो 4 पिलर्स में से एडिक्वेसी भी आ गई, अवेलेबिलिटी भी आ गई, अफोर्डेबिलिटी भी आ गई। ठीक है ना। ओके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग हैं उनको एडिक्वेट क्वांटिटी का क्वालिटी जो फूड है वो अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिल जाए। ठीक है,
नाउ कवरेज क्या है इसकी, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन फॉर रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसकी यह कवरेज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। ओके, नाउ ओवरऑल NFSA जो है इट केटर्स फॉर 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, they are to be covered under the TPDS according to the guidelines by the state government. Now households covered under existing जो अंत्योदय योजना है वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। दिस इज़ आई थिंक 3-4 चीज़ें हमने कवर कर ली है, CACP, FCI, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह हमने कवर कर लिया है। तो लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। जो हमारा एडिटोरियल पेज आ जाया है उसमें ये टाइम टू बी प्रिपेयर्ड में जो फ्लड सिचुएशन है उसके बारे में बताया, जो हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद जो स्टेट स्ट्रॉन्ग आर्म है ED के बारे में हमने कल बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस किया था। उसके बाद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में फाइनेंस कमीशन की बात है, मैंने इसको पढ़ के देखा, कुछ ज़्यादा इसमें मुझे मिला नहीं। इस पर एक आर्टिकल है जिसमें स्टैटिस्टिशियंस कैन बी रॉन्ग करके एक आर्टिकल मुझे दिखाई दिया है। उसमें जो राइटर है वो लिखती है, शमिका रवि है, वो लिखती हैं कुछ, तो उसमें बोलती है कि जो सैम्पल सर्वे है सिस्टमेटिकली बोल रही है कि इट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यू टू फंडामेंटल फ्लॉज इन सैम्पलिंग मेथड, thereby repeatedly providing us with biased estimates for various indicators of interest। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ये बोल रही हैं कि इनका जो सैम्पल सर्वे जो है, इनका जो तरीका है, मेथडोलॉजी है, उसमें जो डेटा का सामने आ रहा है दैट इज़ नॉट वेरी ऑब्वियस। ठीक है, ये आगे लिखते हैं कि द मेन पॉइंट ऑफ जो मिस्टर सेन थे, NSSO के चीफ थे, उन्होंने लिखा है कि जो नेशनल सैम्पल सर्वे है, ठीक है, एंड द सेंसस, इनके जो एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल है वो दे आर डिफरेंस इन डेफिनेशंस ऑफ द रूरल अर्बन बिटवीन द सेंसस एंड, कह रही है कि दोनों का जो डेफिनेशन है ना रूरल अर्बन की, इन दोनों में डिफरेंस है नेशनल सैम्पल सर्वे के और सेंसस के। तो इसलिए जो डेटा हमारे सामने आ रहा है शी इज सेइंग कि दैट इज़ नॉट वेरी करेक्ट। ओके, सो नाउ ये जो नेशनल सैम्पल सर्वे है ये है क्या, तो लेट्स गो टू दी स्टैटिक पोर्शन ऑफ इट। तो जो द गवर्नमेंट है इसने डिसाइड किया था कि नेशनल सैम्पल सर्वे जो NSSO होता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, एंड द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO, ये आता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के अंडर। ठीक है, द ऑर्डर डेटेड 23 मई 2019 हैज़ क्लियर्ड फॉर्मेशन ऑफ एन ओवर रीचिंग बॉडी, जिसको नाम रख दिया गया दोनों को जोड़ के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, थ्रू द मर्जर ऑफ NSSO एंड CSO। ठीक है, नाउ ये जो ऑर्डर है इट स्टेट्स दैट द प्रपोज्ड NSO वुड बी हेडेड बाय सेक्रेटरी, ठीक है, बट स्किप्स एनी मेंशन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन which has been the overseeing body for all the statistical work done in the country। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके दो विंग हैं, वन रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड अदर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो स्टैटिस्टिक्स विंग्स है इट इज़ कॉल्ड द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, it consists of central statistical office and computer center and the national sample survey office, यानी कि CSO, NSSO और computer center। जो CSO है, central statistical office, it coordinates the statistical activities in the country and also evolve statistical standards। और जो NSSO है it is responsible for conduct of large scale sample survey in diverse fields of an all India basis। ठीक है, अब दूसरा जो है ये तो हो गया स्टैटिस्टिक विंग हो गया, दूसरा कौन सा है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है। इसके 3 डिवीज़न हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, एंड नंबर 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको MP-LAD बोलते हैं। ठीक है,
Beside these two wings, there is a National Statistical Commission created through a resolution of the Government of India, and one autonomous institute, Indian Statistical Institute, declared as an institute of national importance by an act of the Parliament. ठीक है, ये इसका जो है वो है अपना स्ट्रक्चर है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले होता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पहले आता है, और दूसरा इसके उसके नीचे जो है एक अलग से आ गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके नीचे क्या है, उसके नीचे मॉस्पी के नीचे तीन चीज़ें आ रही हैं। एक आता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा आता है कंप्यूटर सेंटर। जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, उसमें फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न है, सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न है, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न है, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न है। CSO के अंदर आता है नेशनल अकाउंट डिवीज़न, इंडस्ट्रियल स्टैटिकल डिवीज़न, मिसलेनियस स्टैटिस्टिक डिवीजन्स, सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। जो इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स डिवीज़न है उसमें CSO का विंग है कलकत्ता में। ठीक है, तो ये इसमें इतना ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको वही पता होना चाहिए कि जो मॉस्पी है उसके दो विंग हैं, एक में स्टैटिस्टिक्स हैं, दूसरे में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैटिस्टिक विंग्स में जो है NSSO, CSO और कंप्यूटर सेंटर आता है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में 20 पॉइंट प्रोग्राम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आता है, और तीसरा MPLAD स्कीम आती है। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल अबाउट दी NSO जो हमारा इसमें ज़िक्र हुआ है, जिसका मैंने सोचा है एक बार इसको हम गो थ्रू कर लें। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। ये यहाँ पे एक नाटो ऑफर सिक्योरिटी एश्योरेंस टू यूक्रेन, बाइडेन स्लैम्स क्रेवन पुटिन। तो नाटो के बारे में हमने कल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह इसमें के बारे में पढ़ लिया था कि नाटो क्या ओरिजिन कब हुआ था, क्या क्या है नाटो, कहाँ कहाँ इनके ऑफिस है ना, तो दिस ऑल थिंग्स। ओके, ये एक यहाँ न्यूज़ है, प्रोटेस्ट रॉक कीनिया 6 किल्ड्स। तो इसमें ना लोकेशन का नाम है पीपल स्टेट प्रेसिडेंट नैरोबी करके, जो नैरोबी है वो कीनिया के अंदर एक जगह है, इसकी कैपिटल है। तो उसमें जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट इसके जो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगी। तो इसी चक्कर में जो है लोग जो हैं वो इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये लोकेशन थी न्यूज़ में। तो ये कल को टर्न अप भी हो सकते हैं किसी कूप में, तो जब होगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें मुझे वन मोर न्यूज़ इज़ देयर, द मून मिशन कंपेयर्ड। कल हमने चंद्रयान 3 के बारे में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा था। ठीक है, आज दोबारा एक्सप्लेन बेस में द मून मिशन जो है उसके बारे में ही चंद्रयान 3 के बारे में ही बताया गया है। तो आप मैं तो ये बोलूँगा कि एक बार इफ़ यू कैन विज़िट कल वाला न्यूज़पेपर, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो जो इसमें है अपना, ये जो बाकी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है ना, तो क्योंकि आपने अपना भी 8-10 घंटे अपना भी पढ़ना होता है, तो आई वांट कि आपको न्यूज़पेपर का एक बार जिस्ट मिल जाए इस वीडियो के ज़रिए, सो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट इज़ इन द न्यूज़। सो आई विल मेक श्योर वन थिंग, दैट न्यूज़पेपर में देर इज़ नो रेलेवेंट टॉपिक इज़ लेफ्ट बिहाइंड, so my emphasis will be on that thing. So let's go with this thing, let's not waste much time in फालतू की बातें जो मैं भी कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। तो एक लास्ट न्यूज़ है, दिस इज़ एंथ्रोपोसीन करके एक टर्म का जिक्र हुआ है। व्हाट इज़ एंथ्रोपोसीन? तो जो इसकी ये है ना अपना न्यूज़ है, इट सेज दैट साइंटिस्ट से सेडिमेंट फ्रॉम अ कनाडा लेक प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंथ्रोपोसीन एपोक। ओके, इसमें ना जाने से पहले ना आप सबको पता ही होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइल से आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, करेक्शन। क्या होता है कि सबसे पहले पीरियड्स होते हैं। क्या क्या होता है उसमें? उसमें सबसे पहले होता है ईओन पीरियड होता है, ईओन के बाद एरा होता है, एरा के बाद पीरियड होता है, पीरियड के बाद इपोक होता है, इपोक के बाद एज होती है, और एज के बाद जो होता है वो मिलियंस ऑफ द ईयर्स अगो होता है, ऐसे करके, राइट। तो जब हम ईओन की बात करते हैं वो भी छोटा है, एरा, पीरियड। लेकिन जब इपोक में आते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। पहले है प्लीस्टोसीन पीरियड है, प्लीस्टोसीन पीरियड, ठीक है, जो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद वो होलोसीन पीरियड शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद एंथ्रोपोसीन पीरियड शुरू हुआ है, जो माना जाता है कि 1950 जो है तब से शुरू हुआ है ना। व्हाट इज़ ये इपोक होता क्या है? व्हाट इज़ एंथ्रोपोसीन इपोक? एंथ्रोपोसीन इपोक जो है दैट इज़ अनऑफिशियल इंटरवल ऑफ जियोलॉजिक टाइम मेकिंग अप द थर्ड वर्ल्ड वाइड डिवीजन ऑफ द क्वाटरनरी पीरियड, जो कि 2.6 मिलियन ईयर पहले शुरू हुआ था, characterized as the time in which the collective activities of human beings began to substantially alter अर्थ का सरफेस। अच्छा, मैं इसको ना नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। तो नॉर्मल भाषा में क्या है कि एंथ्रोपोसीन इपोक जो है, ये टर्म जो है एक नोबेल प्राइज़ विनिंग केमिस्ट थे, उनका नाम था पॉल कर्टसन, ठीक है, और एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे यूजीन स्टोर्मर। 2000 में इन्होंने ये जो टर्म दी थी एंथ्रोपोसीन इपोक 2000 में, ठीक है ना। इसमें ये होता क्या, इसमें ये क्या है कि अर्थ का जो इकोसिस्टम है ना, इट हैज़ गॉन थ्रू रेडिकल चेंजेस ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट, स्पेशली सिंस द ऑनसेट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो समझ गए ना। तो एंथ्रोपोसीन इपोक वो होता है कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो अर्थ के इकोलॉजी में चेंजेस आने शुरू हुए, बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, रेवोल्यूशन, तब से जो है तो उसको जो है एंथ्रोपोसीन इपोक जो है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हुए हैं जो आप सबको पता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आती है, सी लेवल राइज आता है, ओशन एसिडिफिकेशन आती है, मास स्केल सॉइल एरोजन आता है ना, तो हीट वेव्स वगैरह ये सब कुछ आता है इसमें। तो ये न्यूज़ में था। तो अब ये क्या हुआ है कि एक क्रॉफर्ड लेक है कनाडा के ओंटारियो में, उसमें एविडेंस मिले हैं कि एंथ्रोपोसीन जो इपोक है उसका पता चलता है कि ये वहाँ से जो है बिगनिंग ऑफ द एंथ्रोपोसीन इपोक जो है वहाँ से हुई है, ठीक है। चलो, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। anybody is having any doubt, please tell me in the comment section. You want to know anything about anything, you can put in comment section. I will try to clear all your doubts, and let's make it the video a very crisp video so that आपका टाइम ख़राब ना हो। एंड आई विल कवर स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट का पोर्शन दोनों को ज्वाइंट करके, सो दैट आपको भी अपने टाइम से सही मटेरियल मिल जाए एंड आप अपना जो समय है वो भी बर्बाद ना करें, राइट। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट and keep on visiting the channel. I will try to improve day by day and put the more content which is relevant to our preliminary examination, right? Okay, bye bye.